हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश गुप्ता एग्जाम ट्रेन चैनल से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री स्पेशल के पार्ट 30 के बारे में। ठीक है, ये हमारा कौन सा पार्ट होगा हिस्ट्री स्पेशल का? तो 30वां पार्ट है। ठीक है, और इस समय हम लोग जो है एंट्री कर चुके हैं दोस्तों मध्यकालीन में, जैसा कि आप लोग को पता है। और इसके पहले का जो प्राचीन इतिहास है, एंशियंट हिस्ट्री, उसको हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो जो कोई भी एंशियंट का वीडियो देखना चाहता हो तो उसको देख सकता है प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, फिलहाल आइए मध्यकालीन को देखते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश। ठीक है, दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश। दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोग को कि इसके पहले भी जो है 2 पार्ट गुलाम वंश के आ चुके हैं। ठीक है, कितने पार्ट? 2 पार्ट जो है, सॉरी 2 पार्ट नहीं, 1 पार्ट आ चुके हैं और जो है अभी 2 पार्ट और आएंगे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत से, गुलाम वंश से। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है। आज का हमारा यह पहला क्वेश्चन है कि गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था। तो गुलाम का गुलाम जो है इल्तुतमिश को कहा गया है। किसको कहा गया है? इल्तुतमिश को कहा गया है गुलामों का गुलाम। क्यों कहा गया है दोस्तों? क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है ना, यह मोहम्मद गोरी का गुलाम रहता है, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है इल्तुतमिश गुलाम रहता है। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन? इल्तुतमिश। तो इसलिए कहा गया है कि ऐबक जो था यह गोरी का गुलाम था, तो गुलाम, और इल्तुतमिश जो है गुलामों का गुलाम। ठीक है, इसीलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा गया था। बात करते हैं इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश ने सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की। किसकी? तो सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की। इल्तुतमिश ने कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान था। ठीक है, किस तरीके से? तो दोस्तों कानूनी तरीके से जो है यह दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान था। आज हम लोग इस चीज़ पे चर्चा करेंगे कि यह कैसे जो है कानूनी तरीके से, इसका मतलब क्या है। तो अभी आगे जाके हम लोग इसको समझेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, फिलहाल अभी देखते जाइए आप लोग क्वेश्चन को। भारत में तुर्की राज्य को संगठित किया। ठीक है, किसने? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश जो था यह भारत में तुर्की राज्य को संगठित करता है, बोले तो इकट्ठा करता है। ठीक है, मंगोल आक्रमण से भी भारत को बचाता है। मंगोलों के आक्रमण से जो है भारत को ये बचाता है जो है इल्तुतमिश जो रहता है, और राजपूतों की शक्ति को तोड़ने का प्रयत्न करता है। ठीक है, जो राजपूत लोग होते हैं उनकी शक्तियों को तोड़ने का प्रयत्न करता है। सुल्तान के पद को वंशानुगत करता है। और क्या क्या करता है? तो सुल्तान को पद को जो है वंशानुगत करता है। वंशानुगत का मतलब क्या होता है? अभी मैं सुल्तान हूँ, आगे जाके मेरा बेटा जो है सुल्तान बनेगा। ठीक है, ऐसा यह फिक्स करता है, या मेरा बेटा या जो भी मेरा जो है उत्तराधिकारी जो होगा वह जो है मेरा बेटा या बेटी जो भी होगा वह बनेगा। ठीक है, यह ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश कौन था दोस्तों? तो ऐबक का दामाद था। ठीक है, इस चीज़ को भी याद करके रखिएगा। जो है क्वेश्चन यहाँ से भी 1-2 बार आया हुआ है कि जो है इल्तुतमिश कौन था? तो ऐबक का दामाद था। ठीक है, नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों। इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, कब से कब? तो 1211 से 1236 ईस्वी तक जो है शासन करता है। इसका टाइम पीरियड क्या रहता है? 1211 से 1236 ईस्वी तक यह शासन करता है। ठीक है, अकस्मात मृत्यु के कारण जो है किसकी मृत्यु दोस्तों? तो अकस्मात किसकी मृत्यु होती है? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कैसे होती है? तो मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था ऐबक की मृत्यु कैसे होती है। चौगान खेलते समय। ठीक है, चौगान क्या होता है दोस्तों? तो एक खेल होता है जो कि जैसे आज के टाइम में हम लोग वो पोलो खेलते हैं, तो पोलो के जैसा ही खेल था चौगान। ठीक है, और यह चौगान खेलते समय जो है घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है, तो आइए बात करते हैं अकस्मात मृत्यु के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ऐबक की बात हो रही है। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने किसी उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं कर सका था। ठीक है, तो ऐबक जब मर गया अचानक से, क्योंकि अकाल मृत्यु हो गई जो है, तो अचानक से मरने की वजह से जो है वह यह नहीं डिसाइड कर पाया था, किसी को यह नहीं बता पाया था कि मेरे मरने के बाद यह राजा बना दिए जाएंगे या फिर ये उत्तराधिकारी होंगे। तो इसकी वजह से जो है कोई भी राजा बन सकता था। ठीक है, तो जो खास थे उसके, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के किसी उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं कर सका। अतः लाहौर के, ठीक है, कहाँ के? लाहौर के तुर्क अधिकारियों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के विवादित पुत्र, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के विवादित पुत्र आराम शाह, ठीक है,
कौन दोस्तों? तो आराम शाह। जिसे इस चीज को इतिहासकार नहीं मानते, लेकिन ठीक है, जिसे इतिहासकार नहीं मानते, आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठाया। ठीक है, किसको? तो आराम शाह को लाहौर की गद्दी पे बैठाया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो रहता है दोस्तों, यह लाहौर से ही राज्य करता है ना, तो लाहौर की गद्दी पे जो है मरने के बाद उसके कौन बैठता है? आराम शाह। ठीक है, लेकिन दिल्ली के तुर्कों, ठीक है, कहाँ के? दिल्ली के तुर्कों और सरदारों एवं नागरिकों, ठीक है, दिल्ली के तुर्कों और सरदारों एवं नागरिकों के विरोध के फलस्वरूप, ठीक है, सब लोग मिलके विरोध करते हैं कि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को जो है उत्तराधिकारी बनाया जाए। ठीक है, ना कि आराम शाह को। ठीक है, क्या विद्रोह होता है कि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद, ठीक है, मैंने भी पीछे आपको बताया भी कि यह ऐबक का दामाद रहता है इल्तुतमिश। ठीक है, तो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश जो उस समय बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश उस टाइम में कहाँ का सूबेदार था दोस्तों? तो बदायूं का सूबेदार था। ठीक है, तो दिल्ली आमंत्रित कर उसे राज्य सिंहासन पर बैठाया गया। ठीक है, उसे दिल्ली बुलाया गया और उसको जो है दिल्ली के राज्य सिंहासन पर बैठाया गया। ठीक है, आराम शाह एवं इल्तुतमिश के बीच दिल्ली के निकट जड़ नामक स्थान पर लड़ाई हुई। किसके किसके बीच? आराम शाह भी वहाँ पे लाहौर में बैठा रहता है, राज करता है, और इल्तुतमिश जो रहता है यह दिल्ली में बुलाया जाता है और पूरे जो है हर जगह पे जो है राज्य करने के लिए दिल्ली तथा लाहौर पूरे को जीतने के लिए इल्तुतमिश जो है आराम शाह से जो है युद्ध होता है। ठीक है, तो आराम शाह एवं इल्तुतमिश के बीच दिल्ली के निकट कहाँ पे? जड़ एक जगह का नामक है। ठीक है दोस्तों, एक जगह का नाम है, जड़ नामक स्थान पर लड़ाई हुआ, जो है जड़ नामक स्थान पर लड़ाई हुआ, जिसमें आराम शाह को बंदी बनाकर बाद में उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं? बंदी बनाते हैं और बाद में जो है उसकी हत्या कर देते हैं। और इस तरह ऐबक वंश के बाद इल्बरी वंश का शासन प्रारंभ हुआ। ठीक है, जो है तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब तक था तब तक कौन सा वंश चल रहा था? ऐबक वंश। ठीक है, और इसके बाद जो है कौन सा वंश चालू हो जाता है? तो इल्बरी वंश। ठीक है, इल्तुतमिश जो रहता है यह कौन से वंश का रहता है? तो इल्बरी वंश का रहता है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि इल्बरी वंश का शासन प्रारंभ हो जाता है, जबकि यह भी तुर्क ही था एक तरह से। इल्बरी में तुर्क था। ठीक है, लेकिन वह खाली तुर्क था जो है, तो इल्बरी वंश का शासन प्रारंभ हुआ। इल्तुतमिश इल्बरी जनजाति का तुर्क था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अलग से नोट डाउन भी कर लीजिए इस चीज को कि याद कर लीजिए आप लोग। इल्तुतमिश जो रहता है यह इल्बरी जनजाति का तुर्क था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। यह टॉपिक बहुत ही अच्छा है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए एग्जाम में। ठीक है, इसलिए मैं इतना डिटेल में लेके जा रहा हूँ ताकि आपके एक भी पॉइंट जो है छूटे ना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो दोस्तों मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका जो है यह रजिया सुल्तान रहती हैं। ठीक है, कौन रहती हैं? तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कौन रहता है दोस्तों? तो बात करते देखते हैं। इल्तुतमिश के कुल 4 पुत्र और पुत्री थे। कितने? टोटल 4 पुत्र थे और 4 पुत्र पुत्री मिला के जो है टोटल कितने लोग रहते हैं? 4 लोग। ठीक है, कौन कौन? चारों के नाम देखते हैं। नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है, रुकन उद दीन फिरोज। ठीक है, कौन कौन? नसीर उद्दीन महमूद, रुकन उद्दीन फिरोज और रजिया सुल्तान मुइजुद्दीन बहराम। ठीक है, यह 4 लोग रहते हैं जो है टोटल। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन बनी? तो दोस्तों रजिया सुल्तान बनी थी। ठीक है, कौन बनी थी? रजिया सुल्तान। 1236 से लेके 1240 तक इसका टाइम पीरियड था। ठीक है, 1236 से 1240 बोले तो 4 साल। ठीक है, खाली 4 साल। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो रजिया सुल्तान जब सुल्तान बनती है तो जो है लोगों को, तुर्कों को जो है यह चीज़ पसंद नहीं आता है जो है, क्योंकि एक मुस्लिम लड़की एक जो है औरत होके जो है यह पूरे मतलब राज्य कर रही है, राजा बन के बैठ रही है। ठीक है, तो वह लोगों को पसंद नहीं आता है। लोग जो है रजिया सुल्तान का विरोध करते हैं कि इसको राजा ना बनाया जाए। ठीक है, तो लेकिन फिर भी जो है रजिया सुल्तान राज्य करती है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। राज तिलक 10 नवंबर 1236 को हुआ था। रजिया सुल्तान का राज तिलक कब हुआ दोस्तों? तो 10 नवंबर 1236 को हुआ था। ठीक है, और जन्म की बात करें दोस्तों तो इसका जन्म जो है 1205 में हुआ था। ठीक है,
रजिया सुल्तान का 1205 में पैदा होती है, 1236 में जो है राज तिलक होता है इसका, और मृत्यु कब होती है दोस्तों, तो 14 अक्टूबर 1240 को। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा यह जो है इसका टाइम पीरियड नहीं चला है, 5 में पैदा हुई और 40 में मृत्यु हो गई। ठीक है, मतलब कितने साल हो गए टोटल, ओनली 35। ठीक है, 35 ईयर में यह पैदा भी हुई, राज्य भी की और जो है मर भी गई जो है। तो इसकी एक चीज़ और जान के रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि यह कहाँ पे इसकी मृत्यु जो है किस जगह पे हुई थी। तो दोस्तों कैथल एक जगह का नाम है, हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे जो है रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई थी, कैथर हरियाणा में। ठीक है, एक बार इसके समाधि के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इसकी समाधि कहाँ बनी है। तो मोहल्ला बुलबुली खान, ठीक है, मोहल्ला बुलबुली खान नाम का एक जगह है जो कि तुर्कमान गेट चांदनी चौक जो है दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पे, चांदनी चौक दिल्ली में। ठीक है, चांदनी चौक में दोस्तों कपड़े की मार्केट लगती है। ठीक है, वहाँ पे जो है चांदनी चौक में जो है दिल्ली में जो है रजिया सुल्तान का जो है मकबरा बना हुआ है, समाधि। ठीक है, और इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कैथल के हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है पूर्वाधिकारी रुकुनुद्दीन फिरोज शाह, मतलब कि इसके पहले कौन था जो है, तो रुकुनुद्दीन नाम का एक व्यक्ति जो है राज्य करता है, फिरोज शाह। ठीक है, कौन रहता है, इसका भाई रहता है। ठीक है, मैंने ऊपर बताया था आपको कि जो है इल्तुतमिश के कुल मिला के 4 पुत्र पुत्री थे, जिसमें से नसीरुद्दीन महमूद सबसे बड़ा था, और उसके बाद कौन था, रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है, सेकंड नंबर पे था, थर्ड नंबर पे रजिया सुल्तान, फोर्थ नंबर पे मुइजुद्दीन बहराम। तो जो सेकंड नंबर का रहता है रुकनुद्दीन फिरोज जो है यह गद्दी पे बैठता है। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए नहीं, बहुत छोटा सा टाइम पीरियड के लिए, मैक्सिमम 6 मंथ के लिए। ठीक है, कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए रुकनुद्दीन फिरोज जो है गद्दी पे बैठता है, लेकिन उसके बाद जो है उसके अचानक से अकाल मृत्यु हो जाती है रुकनुद्दीन फिरोज की। ठीक है, या फिर जो है मैं उसको क्लियर कर लूँगा, शायद वैसे अचानक से इसकी अकाल मृत्यु होती है। ठीक है, और उसके बाद कौन सुल्तान बनता है, तो रजिया सुल्तान जो रहती है यह जो है राज्य करती है। ठीक है, रजिया सुल्तान। और उत्तराधिकारी कौन बनता है रजिया सुल्तान के बाद, जब रजिया सुल्तान की जो है मृत्यु होती है उसके बाद कौन उत्तराधिकारी बनता है, तो मुइजुद्दीन बहराम शाह। ठीक है, यह कौन रहता है, तो चौथे नंबर का पुत्र रहता है। ठीक है, इल्तुतमिश का जो है चौथे नंबर का पुत्र रहता है मुइजुद्दीन बहराम। ठीक है, तो यह उसका जो है फिर उसके रजिया सुल्तान के बाद यह राजपाट संभालता है। इसकी दोस्तों रजिया सुल्तान की माता का नाम क्या था, तो कुतुब बेगम। ठीक है, माता का नाम क्या रहता है, कुतुब बेगम। पिता का नाम आपको बताया है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, पूरा नाम क्या था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। जीवन संगी की बात करें दोस्तों तो अल्तुनिया नाम का व्यक्ति था जो है यह इससे शादी हुआ था इसका, रजिया सुल्तान का। ठीक है, अल्तुनिया उसके पति का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके काल में आया था। ठीक है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके काल में आया था, तो इल्तुतमिश के काल में आया था। ठीक है, किसके काल में, इल्तुतमिश के काल में आया था। दोस्तों मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासन काल में आया था। ठीक है, जो है चंगेज खां के प्रकोप से रक्षार्थ ख्वारिजम शाह का पुत्र जलालुद्दीन मकबरनी सिंधु घाटी पहुंचा था। ठीक है, किससे, जो एक रहता है चंगेज खां। ठीक है, इसकी डर से जो है इसके जो है क्योंकि यह इसको मारने वाला रहता है, तो चंगेज खां के डर से जो है बचने के लिए जो है कहाँ पे आता है, ख्वारिजम शाह का पुत्र रहता है। कौन भागता है, चंगेज खां किसको दौड़ाता है मारने के लिए, जलालुद्दीन मकबरनी को। ठीक है, जलालुद्दीन मकबरनी कौन रहता है दोस्तों, तो ख्वारिजम शाह का पुत्र रहता है। ठीक है, ख्वारिजम शाह का पुत्र रहता है जलालुद्दीन मकबरनी। ठीक है, यह सिंधु घाटी पहुंचता है भागते भागते चंगेज खां से डरते हुए। ठीक है, सिंधु घाटी पहुंचता है और संभवतः जो चंगेज खां रहता है, ठीक है, यह जो है इल्तुतमिश के पास अपने 2 दूत भेजता है। ठीक है, इल्तुतमिश के पास जो है अपने 2 दूत भेजता है। ठीक है, भेजे थे कि वह मकबरनी की सहायता ना करे। क्यों भेजता है दूत, इसलिए भेजता है क्योंकि दिल्ली में उस समय कौन राज्य कर रहा था, इल्तुतमिश। तो उसके पास चंगेज खां अपने 2 दूतों को भेजता है और कहता क्या है कि जाके उससे कह दो इल्तुतमिश से कि वह मकबरनी की सहायता ना करे, नहीं तो फिर हमसे उससे विवाद हो जाएगा। ठीक है, तो मकबरनी की सहायता करने के लिए मना करता है
उसके दूत जाते हैं और अतः इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता नहीं की। और इल्तुतमिश भी कहता है ठीक है भैया, ऐसी बात है तो हमको लड़ाई नहीं करनी है, आप जो है इसको हम भगा दे रहे हैं, हम इसकी कोई सहायता नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसकी कोई सहायता नहीं की, ठीक है, न की। और जब मकबरनी रहता है यह 1224 ईस्वी में भारत से चला गया, ठीक है, भारत से चला गया, तो इस समस्या का समाधान हो गया, ठीक है। तब कहते हैं वहीं पे यह समस्या खत्म हो गया, उसी के पीछे पड़ा था वो, फिर निकल गए दोनों। इल्तुतमिश जो है, यह भी क्वेश्चन आया दोस्तों कि चंगेज खां किसके समकालीन थे, तो किसके समकालीन थे, चंगेज खां के, ठीक है। इस चीज़ का पता हमें कहाँ चलता है, इस क्वेश्चन से पता चल गया। यहीं पे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं डायरेक्टली कि जो है इल्तुतमिश जो रहता है उसके पास जो है चंगेज खां आया रहता है, किस लिए, जो है जब ख्वारिज़म शाह के जो है पुत्र को पकड़ता है, मकबरनी को पकड़ने के लिए आता है जो है, तो फिर क्या बोलता है, इल्तुतमिश के हाथ दूध भेज के क्या बोलता है कि इल्तुतमिश से कह दो कि वह मकबरनी की कोई सहायता ना करे, ठीक है। तो चंगेज खां और इल्तुतमिश लगभग समकालीन थे, ठीक है, मतलब बराबर थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान का मूल नाम था, चंगेज खान का मूल नाम था, तो क्या मूल नाम था, तेमुचीन। तेमुचीन जो है इसका मूल नाम था। चंगेज खान एक मंगोल शासक था, ठीक है, जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई। चंगेज खान का वास्तविक या प्रारंभिक नाम क्या था, तो तेमुजीन या फिर तेमुचीन, ठीक है, कहीं कहीं तेमुजीन भी आ जाता है, तेमुचीन भी आता है, ठीक है, तो दोनों जान के रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था, तो दोस्तों दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। क्या था, गयासुद्दीन बलबन। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से 1287 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली। कब से कब, 1266 से 1287 ईस्वी तक, ठीक है, सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली। उसे उलूग खां के नाम से भी जाना जाते थे, किसको, बलबन को, ठीक है, गयासुद्दीन बलबन को। और किस नाम से जानते थे दोस्तों, तो उलूग खां के नाम से। बहुत क्वेश्चन बनाया है, एकदम बढ़िया से याद करके रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। उसे उलूग खां के नाम से भी जाना जाता है। और उसका वास्तविक नाम क्या था, तो बहाउद्दीन। वास्तविक नाम क्या था दोस्तों, बहाउद्दीन। इल्तुतमिश की भांति वह भी इल्बरी तुर्क था, ठीक है, जैसे इल्तुतमिश जो है इल्बरी जनजाति का रहता है, तो यह भी जो है इल्बरी तुर्क था। उसने एक नवीन राजवंश बलबनी वंश की नींव डाली, किसकी, जो है, तो अभी तक जब जो है ऐबक रहता है, कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है, तो कौन से वंश का रहता है, ऐबक वंश चलता है। और उसके बाद जब जो है इल्तुतमिश आता है तो वह इल्बरी जनजाति का रहता है, ठीक है, इसके वजह से ऐसा कहा जाता है कि इल्बरी वंश आ गया है। और जब बलबन आता है तो क्या हो जाता है, बलबनी वंश, ठीक है, जो है, तो उसने एक नवीन राजवंश बलबनी वंश की नींव डाली, ठीक है, बलबनी वंश की नींव डाली। बलबन बचपन में ही मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया था, किसके द्वारा दोस्तों, तो मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया था, जिन्होंने उसे गजनी में बसरा के निवासी ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया। कहाँ के निवासी, बसरा के, किसके हाथों, ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों जो है बेच दिया, ठीक है। 1232 ईस्वी में उसे दिल्ली लाया गया, जहाँ इल्तुतमिश ने, कब लाया गया, 1232 ईस्वी में उसे दिल्ली लाया गया, जहाँ इल्तुतमिश ने 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के पश्चात उसे खरीदा था। कब, तो ग्वालियर से जब जीत के आता है, लौट के वापस आता रहता है, तो उसी टाइम जो है इल्तुतमिश जो है बलबन को खरीद लेता है, ठीक है। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने उसे खसदार का पद दिया। अब आपको मैं ये चीज़ दिखाऊंगा कि जो बलबन रहता है यह आगे कैसे बढ़ता है, ठीक है। तो जो है अब आप देखिए, यह भी गुलाम वंश ही चल रहा है। जो गोरी रहता है उसका गुलाम कौन रहता है, ऐबक। ऐबक का गुलाम कौन रहता है, तो इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश का गुलाम कौन हो गया, तो बलबन जो है। एक तरह से हम लोग दोस्तों गुलाम नहीं कह सकते इसको, बस ये जान के रखिए कि खरीदा था, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने इसे खसदार का पद दिया। रजिया के काल में वह अमीर ए शिकार के पद पर पहुंच गया, ठीक है।
कब? तो रजिया के टाइम पीरियड, रजिया सुल्तान के टाइम पीरियड में, ठीक है। अमीर शिकार के पद पर पहुंच गया। रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र में उसने तुर्की सरदारों का साथ दिया, ठीक है। जब यह हंगामा होता है कि यार यह एक मुस्लिम होके कैसे राजा बन सकती है, कैसे राज्य में को संभालेगी जो है, और रजिया जो रहती है भैया वो एकदम पूरा मुंह खोल के चलती है। और मुस्लिमों में क्या होता है कि भैया नकाब पहनते हैं वो लोग, मुस्लिम औरतें, ठीक है। रजिया अपने मुंह को खोल के चलती है, तो इस वजह से लोगों को प्रॉब्लम होती है। लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये लड़की है, इसको जो है इसको सरदार बचाना, राज्य पे राज करना जो है अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो लोग हटाने की कोशिश करते हैं। और तुर्की सरदार जो रहते हैं, तो इसमें जो है इनका साथ, तुर्कियों का साथ कौन देता है? जो है बलबन। बलबन को जबकि रजिया के टाइम पीरियड में ही अमीर शिकार का पद मिला था, लेकिन जो है यह रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र करता है बलबन, और जो है उसके बाद तुर्की सरदारों का साथ देता है। बहराम शाह के सुल्तान बनने के बाद उसे आमीर ए आखूर का पद दिया गया, ठीक है। आमीर ए आखूर का पद दिया गया जब बहराम शाह का टाइम पीरियड है, ठीक है। बदरुद्दीन रूमी, ठीक है, बदरुद्दीन रूमी की कृपा से उसे रेवाड़ी की जागीर मिली। किसकी दोस्तों? तो रेवाड़ी की जागीर मिली, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपके सामने। महमूद शाह को सुल्तान बनाने में उसने तुर्की अमीरों का साथ दिया, ठीक है। किसको? महमूद शाह जो रहते हैं उनको जो है सुल्तान बनाने में उसने तुर्की अमीरों का साथ दिया, जिसके बाद हांसी की सूबेदारी दी गई। इसको क्या दी गई? तो हांसी की सूबेदारी दी गई, ठीक है, बलबन को। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसीरुद्दीन से किया। किससे किया? सुल्तान नसीरुद्दीन से। कब किया? 1249 ईस्वी में, ठीक है। जो है पुत्री का विवाह सुल्तान नसीरुद्दीन से किया। इस अवसर पर उसे उलूग खां की उपाधि मिली। कौन सी उपाधि मिली बलबन को? उलूग खां की उपाधि, और नायाब ए मामलिकात का पद भी मिला। क्या मिला? नायाब ए मामलिकात का पद भी दिया गया। 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ गया, ठीक है। फाइनली जो है 1266 ईस्वी में जो रहता है बलबन जो रहता है यह दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है। जो है तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को ढेर सारे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें तो हम लोग ने बलबन को सिर्फ राजगद्दी पे बैठा के छोड़ दिया। अगले टाइम पीरियड में जो है हम लोग बलबन के बारे में और डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। और बलबन की लड़ाइयों के बारे में चर्चा करेंगे और उसके उपाधियों के बारे में, ठीक है। जो कुछ भी बलबन से रिलेटेड टॉपिक है सारी चीज़ें देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। और इसके साथ साथ लास्ट टाइम वीडियो में मैंने आप लोग से क्वेश्चन पूछा था कि बृहस्पति के कुल कितने उपग्रह हैं, ठीक है। तो दोस्तों बृहस्पति के कुल कितने उपग्रह हैं? 79 उपग्रह हैं, ठीक है। अभी बढ़ गए हैं, पहले कम थे जो है, अभी बढ़ गए हैं 79, ठीक है। तो जो है इस चीज़ को याद कर लीजिएगा आप लोग, प्लीज़ भूलिएगा मत। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 100% श्योर है कि आने वाले एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं कि बृहस्पति के कुल कितने उपग्रह हैं। तो कितने हैं? 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, ठीक है। यह क्वेश्चन है आप लोग से और आप लोग को इस क्वेश्चन का रिप्लाई देना है कि बुलंदी बाग जो रहता है यह प्राचीन स्थान कहाँ पे है, ठीक है। तो आपको आपके सामने 4 ऑप्शन भी हैं, कपिलवस्तु का, पाटलिपुत्र का, श्रावस्ती का या वाराणसी का, ठीक है। तो कहाँ का जो है प्राचीन स्थान है आप लोग को आंसर देना है। आपके पास 4 ऑप्शन है A B C D, ठीक है। तो आपको जो सही लगे वो कमेंट बॉक्स में आप लिखो और रिप्लाई करो दोस्तों। और प्लीज़ दोस्तों रिप्लाई ज़रूर से करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग रिप्लाई करते हो तो, ठीक है। और आप लोग को ये भी बताना है वीडियो में कि किसको किसको ये वीडियो पसंद आ रहा है हिस्ट्री स्पेशल का, और बलबन का नेक्स्ट पार्ट कौन कौन पढ़ने में जो है दिलचस्प लेता है कि सर बलबन का पार्ट जल्दी डालिए जो है, और उसको पढ़ने में मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।